आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे इस ऑफिशियल चैनल फिजिक्स वेता के चैनल पर आप सभी के एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी रसायन के इस कड़ी में जो प्रथम चैप्टर था हम लोग का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उससे आगे बढ़ते हुए अम्ल क्षार लवण, जो अम्ल क्षार लवण चैप्टर है, उस चैप्टर के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंगे हम हल करेंगे। एक और बात बता दें कि इसके पहले वाला जो चैप्टर जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो वीडियो हम लोग बना करके यूट्यूब पे जो अपलोड किए थे, वह किसी कारणवश यूट्यूब द्वारा का रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हमारे जो भी टेक्निकल टीम है उस पर लगा हुआ है उस वीडियो को फिर से वापस करने में। वीडियो जैसे ही फिर से वापस आता है आपको वह वीडियो का होगा दिखाई देगा। तब तक आप इस चैप्टर का अध्ययन करें। वह वीडियो रिटर्न आने के बाद, वापस आने के बाद फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तब तक हम अम्ल क्षार लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए है, यह चैप्टर जो अम्ल क्षार लवण है, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और यहाँ पे उसी प्रश्न को रखा गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कोई ऐसा प्रश्न आपको नहीं दिखेगा जो किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया है। सारा का सारा प्रश्न आपका एकदम एग्जाम से संबंधित है। आप ध्यान से समझिए, देखिए और कोशिश करेंगे कम समय में हम ये 50 क्वेश्चन का करें, निपटा दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 5H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O या CaSO4H2O। तो याद रखेंगे विद्यार्थी, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। साथ में भी जानेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसकी हमारे जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसे हम लोग संक्षेप में विद्यार्थी पीओपी के नाम से भी क्या होते हैं जानते हैं। यह वही पीओपी है जिसका हम लोग घरों में क्या होता है, जब अंदर से जब पेंटिंग या प्लास्टर जब कलर होता है तो उसमें लोग पीओपी कराता है। इसके साथ साथ जब शल्य चिकित्सा जब हड्डी उड्डी का होता है हम लोग का टूटता है, तो यहाँ पे देखो ये डॉक्टर के द्वारा क्या कहता है, हमारे पैर पे या हाथ पे जो प्लास्टर किया जाता है वो यही प्लास्टर ऑफ क्या है, पेरिस है। साथ में जो बहुत सारे जो मूर्तियां बनती है, आप सभी देखिए भी सरस्वती पूजा का समय चल रहा है, बहुत जगह जो मूर्तियां बन रहा है वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बन रहा है, जो थोड़ा सा मार्केट में आपको महंगा मिलेगा लेकिन बन रहा है कथी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। यह धोबिया सोडा यानी कि जो वाशिंग सोडा होता है, जो कपड़ा साफ करने का होता है, काम में आता है, व्यंजक के काम में आता है, यह जो धोबिया सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 7H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O या Na2CO3H2O। तो विद्यार्थी इसका जवाब हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, जो होता है आपका धोबिया सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या Na2CO3 है, NaCl है, NaHCO3 है या फिर NaCl है? तो याद रखिएगा जो बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, खावा सोडा, जो बहुत सारा क्या होता है विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में, जो होटलों में जो क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो मिष्ठान बनता है, खाने जो वस्तुएं बनती है, उसमें यह सोडा डाल दिया जाता है, जिसके चलते वह थोड़ा सा क्या होता है, हल्का हो जाता है। पकवानों में इसका प्रयोग करके किया जाता है। आप देखिए होइएगा जब अभी पूजा चलता है, विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयां बनेगा उसमें जो मिस्त्री होगा वो बोलेगा थोड़ा सा क्या मंगाइए, हमें बेकिंग सोडा मंगा दी, तो उसे क्या बोलता है, मीठा सोडा। इसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। आप देखिए होइएगा जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, रोड के किनारे देखिए होइएगा, रोड के किनारे जब यहाँ भी प्रदूषण संबंधित पदार्थ इधर उधर पड़ा रहता है, कचरा रहता है, मलमूत्र होता है, उससे लोगों को बीमारी ना हो इसके लिए विरंजक चूर्ण का छिड़काव कर दिया जाता है। विरंजक चूर्ण का पूछ रहा है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? क्या CaOH2 होता है, CaOCl2 होता है, CaCO3 होता है या फिर CaHCO3? तो याद रखेंगे CaOCl2 क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl3 आपका होता है संगमरमर का होता है और CaOH2 आपका होता है बुझा हुआ चूना का, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा B, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही चींटी जो लाल चींटी जो होती है, सभी चींटी ने जो लाल चींटी जो होती है जिसे नाम लोग माटा बोलता है, माटा, उसी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या एथेनोइक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, मेथेनोइक होता है, या फिर ऑक्जेलिक होता है? तब विद्यार्थी क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। कहाँ? चींटी के डंक में होता है। जो बिरनी कटता है, हड्डा कटता है, मधुमक्खी कटता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे काटने के बाद क्या होता है? अलग प्रकार का क्या होता है? चुभन दर्द का होता है। साथ में आप जब जंगलों में जाएंगे तो कुछ प्रकार अब बताना है वह कौन सा पौधा है, कमेंट में बताना है कि वह कौन सा पौधा है जिस पौधे के शरीर में सट जाने के बाद जलन हो जाता है, और उसी पौधा के बगल में उसके उपचार वाला पौधा होता है जिसे हम लोग डॉक के नाम से जानते हैं, डॉक। तो डॉक तो हम बता दिए, अब आपको बताना है कि वो कौन सा पौधा है जिस पौधा के सटने के बाद हमारे शरीर में जलन होने लगता है। नेटल याद रखिए, क्या है उसका नाम? नेटल है, ठीक है ना? तो मेथेनोइक अभी बता दिए। सिरका में कौन सा अम्ल? वही सिरका या वही सिरका है जिसका उपयोग हम लोग मान लो क्या होता है अचार बनाने में करता है। सिरका का क्या होता है? पानी मिलता है, ठीक है ना? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक नहीं पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल की तो बातें नहीं है। कौन? तो विद्यार्थी एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको कहना होगा सर एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कथी में? सिरका में। मानव शरीर का सामान्यतः किस पीएच परास में काम करता है? कि मानव शरीर जो होता है, हम लोग का जो शरीर होता है, हम लोग का शरीर जो है वह कितने पीएच परास में काम करता है? पीएच परास तो उसने आपको बताए थे कि पीएच क्या होता है, जिसे लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी क्या होते हैं जानते हैं। यह जो पीएच होता है इसका स्केल कहाँ 1 से लेकर कहाँ तक चलता है सर? तो 14 तक चलता है। इसमें हम जानते हैं कि अगर किसी का पीएच मान 1 से लेकर के 6 तक है तो वह क्या होता है? तो सर वह उसकी प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर जिसका पीएच मान सिर्फ 7 है उसकी प्रकृति क्या होता है? तो उसकी प्रकृति उदासीन होता है। और 7 से अधिक होता है यानी कि 8 से आगे है तो वह क्या होता है सर? उसका प्रकृति क्या होता है? तो क्षारीय होता है। यह याद रखना होगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारा प्रश्न का होगा मिलेगा जिसे पूछा जाएगा। किसी चीज का पीएच मान 6 है तो उसकी प्रकृति क्या होगा? तो अम्लीय होगा। किसी वस्तु का पीएच मान 7 है उसकी प्रकृति क्या होगा? उदासीन होगा। कोई वस्तु है जिसका पीएच मान 9.5 है उसकी प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा। या क्षारीय वस्तु की पीएच मान कितना होता है? स्वाभाविक है, आप नहीं, अगर आप वस्तु का नाम नहीं है तो बता सकते हैं सर 7 से ऊपर होता है, क्षारीय है। कोई वस्तु है उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। कोई वस्तु है जो अम्लीय है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। यह अलग बात है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार आगे मिलेगा। तो सवाल है कि मानव शरीर जो है सामान्यतः किस परास पर काम करता है? 4.0 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8 या 7 से 7.8? तो विद्यार्थी इसका जवाब हो जाएगा 7 से 7.8। 7 से कितना? 7.8। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7, 14। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे जल है क्या, जल है क्या, जल है क्या, जल किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर H2O का रूप है, H2O से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल किसे कहते हैं, पानी है क्या, तो आप जानबे करते हैं पानी किसे कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे सर जल या पानी किसे कहते हैं। तो सुन जाइए, जो स्वादहीन हो, गंधहीन हो, रंगहीन हो, वही क्या है? पीने योग्य जल, यानी कि वही जल है। जल का कोई रंग, कोई स्वाद, कोई गंध नहीं होता है, इसीलिए जल क्या होता है विद्यार्थी? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और जब उदासीन होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। जब वो उदासीन होगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो उदासीन का पीएच मान होगा 7। अब तो लगेगा ना कि जल सर अगर अम्लीय है तो जल नहीं है। स्वाद उसका खट्टा लग रहा है, स्वाद मीठा लग रहा है, जल नहीं है। लाल, पियर, हरियर बुल्लू दिख रहा है तो जल नहीं है। वह आपका विलयन हो सकता है, शरबत हो सकता है, लेकिन जल नहीं है। जल स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है, ठीक है ना? तो आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? क्योंकि शुद्ध जल का क्या होता है? बिल्कुल उदासीन होता है। और एक और जल जान जाइए, जो शुद्ध जल जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। यह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। पूछेगा शुद्ध जल होता है विद्युत का सुचालक, कुचालक। ऐसे आपके मन में आएगा सर जल तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा, क्योंकि पानी में करंट पास करता है। तो पानी में करंट पास करता है क्योंकि उससे बहुत सारे एसिड रहता है। लेकिन जो शुद्ध जल होता है, जिसे हम लोग, इस शुद्ध जल को हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसे हम लोग आशुद्ध जल भी कहते हैं। कौन जल कहते हैं? आशुद्ध जल। और आशुद्ध जल जो होता है बिल्कुल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें करंट का होता है पास नहीं होता है, ठीक है ना? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। यह भी दिमाग में क्या होना है? रखना है। अगला प्रश्न,
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, यानी अम्लीय वर्षा बताए थे कि सर जब बारिश होता है तो बारिश के साथ बहुत सारे एसिड जो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और बारिश के दौरान बारिश के पानी के साथ क्या होते हैं, भूमंडल पे जाते हैं, धरती पे पहुंचते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पे पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है, सबको बहुत अधिक मात्रा में क्षति होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, बीमारियां हो जाता है। तो यहां पे कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, क्या 5.6 होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से अधिक होता है या 7। तब विद्यार्थी याद रहे कि सर जो अम्लीय वर्षा होता है, इस अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से अधिक नहीं, 5.6 से क्या होगा, सी नहीं होगा, 5.6 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि सी होगा लेकिन सी नहीं होगा, 5.6 से अधिक नहीं होता है, उसका जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति क्या होता है विद्यार्थी, क्षारीय होता है। आज जब क्षारीय होगा तो स्वाभाविक है उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए 4 है, ये 7 से कम है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का है, ये 3 है अम्लीय प्रवृत्ति का है, 7 है उदासीन है, तो क्षारीय 10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही इमली जिस इमली का नाम लेते हैं लोग के मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, वही इमली जो इमली बाजारों में मिलता है, जो इमली क्या करते हैं हम लोग इमली के पौधे से तोड़ कर खाते हैं, वही इमली जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और सबके मनों को क्या हो जाता है, भा जाता है। वही इमली में कौन सा ऐसा अम्ल पाया जाता है जो सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। क्या सिट्रिक अम्ल होता है, नहीं होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नहीं होता है। मेथनोइक अम्ल नहीं होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विद्यार्थी आप कहिएगा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही टमाटर जो टमाटर खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक। तो टार्ट्रिक तो आप बता दिए इमली में, सिट्रिक अम्ल नहीं होगा, लैक्टिक दही में पाया जाता है, सिट्रिक नींबू संतरे में पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक। और आपको बताना है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, यह मेरा सवाल है और आप कमेंट में क्या कीजिएगा, इस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिए। चलिए तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक। नींबू एवं संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो नींबू होता है ना, वही नींबू जो हम नींबू खाते हैं भाई, नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, इसमें अम्ल होता है कौन सा अम्ल, क्या लैक्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक होता है, एसिटिक होता है, ऑक्जेलिक होता है। तो देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक मिल गया, ठीक है, सिरका में एसिटिक मिलेगा, दही में लैक्टिक मिलेगा, तो बच रहा है सिट्रिक है ना। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आपका हो जाएगा सिट्रिक। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। नींबू एवं संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विद्यार्थी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है, देखिए लिटमस विलियन है, लिटमस पत्थर होना चाहिए, किससे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लिटमस जो होता है एक लिचेन का पौधा होता है, किसका पौधा होता है, लिचेन का पौधा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसी लाइकेन के पौधा से क्या होता है, लिटमस का होता है, प्राप्त होता है, जिससे हम अम्ल और क्षार की क्या करते हैं, जांच करते हैं। यह क्या, लिटमस का एक प्रकार का सारी सूचक है, यह क्या एक प्रकार का सूचक है जो पदार्थ के वस्तुओं के प्रकृति को बताता है कि यह वस्तु या पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है ना। तो यह कहां से प्राप्त होता है, तो लाइकेन के पौधा से क्या होता है विद्यार्थी, प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। लाल लिटमस को नीला करने वाले विलियन का पीएच मान होता है, जो लाल को नीला कर देता है। अगर लाल को नीला कर रहा है तो याद रखना होगा सर क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय का पीएच मान कितना होगा विद्यार्थी, यहाँ पे 10। यही क्या होता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करेगा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और नीले लिटमस को लाल करने वाले विलियन क्या होता है, क्या होता है, तो अम्लीय। लाल लिटमस को नीला करने वाला क्षारीय और नीले को लाल करने का पीएच मान क्या होता है विद्यार्थी, तो उसका क्या हो जाएगा आपका अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जठर रस, यह जो जठर रस होता है हमारे आमाशय में एक ग्रंथि है, जठर ग्रंथि, और इसी जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जठर रस, जो जिसकी प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 1.2। अपच
के उपचार में प्रयुक्त औषधि। अपच यानी कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं और वो भोजन हमारे शरीर में क्या होता है, अच्छा से नहीं पच पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो हमें अपच हो जाता है। और उस अपच को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, उस अपच के प्रभाव को कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड के रूप में क्या होता है, बेकिंग पाउडर है, विभिन्न प्रकार के बाजार में उपलब्ध इनो है, इनो जो हम लोग पीते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के मेडिसिन उपलब्ध है, जो क्या करती है, इसकी प्रकृति होता है क्षारीय, और क्षार जो होता है अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, उदासीन बना देगा, और हमारा पेट बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा विद्यार्थी एंटासिड हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2, Na2CO3 NaHCO3 या फिर NaCl। तो विद्यार्थी आप कहेंगे Na2CO3। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, अम्लीय ऑक्साइड, अब बताइए ना, आप देख करके बताइए सर, अम्लीय ऑक्साइड का होता है, जब अम्लीय है तो आपको नहीं लग रहा है कि सर इसका पीएच मान 7 से कम होगा। जब अम्लीय है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। क्षारीय ऑक्साइड, अब क्षार हो गया तो इसका पीएच मान क्या होगा, स्वाभाविक है भाई, अम्ल से अधिक होगा, उदासीन से अधिक होगा। तो यहां पे 2 अम्लीय है, 6 अम्लीय है, 7 उदासीन, इसका जवाब हो जाएगा 9। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक हो, मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, पीएच 7 हो, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी याद रहे, जब तक हमारे मुंह का पीएच 5.5 से अधिक है तब तक हमारे मुंह के दांतों का क्षय नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पीएच 5.5 से कम होता है, हमारे मुंह के दांतों का क्षय क्या हो जाता है, तो क्षय उसका क्या होता है विद्यार्थी, शुरू हो जाता है। इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के क्षारीय औषधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दंतमंजन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक से कोलगेट है, टूथपेस्ट है, मंजन है, वो प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, जो इसकी मात्रा को बनाए रखता है। 5.5 समय मुंह के अम्लीयता को 5.5 से कम होने नहीं देता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा विद्यार्थी 5.5 से कम। अम्ल का लिटमस पत्र पर प्रभाव, अम्ल का लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या होता है, क्या नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, कोई प्रभाव नहीं, या लिटमस रंगीन हो जाता है। तो विद्यार्थी याद रखिएगा, यह नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीला लिटमस को क्या कर देता है विद्यार्थी, लाल कर देता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र Ca माने कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2, CaCO3 या फिर CaCl2। तो विद्यार्थी आप कहेंगे सर, जो बुझा हुआ चूना, सॉरी क्या होता है, CaOH2, क्या होता है, CaOH2 विद्यार्थी कहेंगे आप, बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaOH2। हम इसके पहले ही बुझा हुआ चूना के सूत्र पढ़ चुके हैं, और एक और क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि बुझे हुए चूना के जल में हम कौन से गैस प्रभावित करते हैं जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। तो याद रहना होगा सर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका CaOH2 हो जाएगा। संगमरमर, कौन, संगमरमर या खड़िया का रासायनिक सूत्र, या वही संगमरमर है, यह वही संगमरमर है जिसका प्रयोग, देखिए संगमरमर जो होता है, और हम लोग घर में जो चूना से जो पुताई कराते हैं, दोनों का सूत्र बिल्कुल सेम है। हम लोग चूना पत्थर से घर में जो पेंट होता है, जो पुचारा होता है, पुचड़ा होता है, उसका सूत्र और संगमरमर का सूत्र क्या है, बिल्कुल सेम है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, ये भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 यह प्रबल अम्ल है, HNO3 अमोनिया प्रबल अम्ल है। आप कह सकते हैं इनमें सभी, ये क्या है, इनमें सभी। 26 का जवाब हो जाएगा विद्यार्थी, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक आपका प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, अमोनिया प्रबल अम्ल है, यह आपका मेथनोइक है, यानी कि CH3COOH। तो आपका जवाब हो जाएगा C, यानी कि C जो है यह क्या है आपका, तो यह विद्यार्थी दुर्बल अम्ल है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है, यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन कराने पर क्या बनता है, क्या NaOH बनता है, Na2CO3 बनता है। देखिए Na2CO3 तो आपका सोडा एस हो गया, ये आपका बेकिंग पाउडर हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो आपका जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। 28 का जवाब हो जाएगा विद्यार्थी ए हो जाएगा। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O या CuSO4 विद्यार्थी कितना 10H2O। तो आप कहेंगे कि सर क्या होगा, CuSO4 5H2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है,
क्या Na2CO3 और CaO का है? NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल है, CaCO3 और NaCl है, या इनमें से कोई नहीं? तब विद्यार्थी याद रहे NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का क्या है? मिश्रण है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम 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 को क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं तो विद्यार्थी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, प्राप्त होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? का CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O, FeSO4 7H2O, CaSO4 10H2O, तो आप कहेंगे CaSO4 half H2O। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? यानी कि भस्म नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड भस्म है, NaOH भस्म है, Na2CO3 भस्म है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका? लवण है। क्या है आपका? लवण है। तो हम कह सकते हैं जो NaCl है यह क्या है? इसमें भस्म, बाकी सब इसमें भस्म है, और NaCl क्या है? नमक है। या वही NaCl है जो प्रतिदिन अपने भोजन में क्या होते हैं? ग्रहण करते हैं। इसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार को आपस में जब क्या होते हैं? मिलाते हैं, तो क्या बनाता है विद्यार्थी? यह बनाता है लवण और जल। जब अम्ल और क्षार को आपस में क्या करेंगे? हम मिलाएंगे, तो यह क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। और 33 का जवाब हो जाएगा सी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों? चलिए, यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्यों? तब वो कहना होगा अम्ल का किसका? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि यह एक क्या करता है? यह क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। क्या होता है? आयनित हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? यह विद्युत का क्या होता है? संचालन करता है, ठीक है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक का मतलब होता है जिसे हम सुगंध के आधार पे बता दें कि यह जो है किस प्रकार का पौधा है, या किस प्रकार के पदार्थ है, किस प्रकार की कोई वस्तु है, किस प्रकार का विलयन है, उसे हम गंधीय सूचक कह सकते हैं। वेनिला, जी बिल्कुल, यह देखते होइएगा जब शादी विवाह होता है तो जो आपके मिठाई बनाने वाला मिस्त्री होता है, ये वेनिला मंगा लेता है और मिठाई में क्या कर देगा? डाल देगा। अब जैसे ही वेनिला मिठाई में डलाएगा, इसका गंध इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा कि आपको खाना होगा 5 मिठाई तो 2 मिठाई में कहेगा ना ना ना, अब हो गया। तो वेनिला क्या एक प्रकार का ही गंधीय सूचक है। प्याज आप देखे होइएगा, जब प्याज का होता है कटता है तो हमारे आंखों से क्या होने लगता है? आंसू आने लगता है, हम लोग रोने लगते हैं, एकदम पूरा पानी से आंख भर जाता है। लौंग का तेल, बिल्कुल, यानी कि वेनिला भी गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, और लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है। इसलिए हम कह सकते हैं 35 का जवाब हो जाएगा विद्यार्थी, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला है संक्षारक अम्ल का उदाहरण। संक्षारक अम्ल का मतलब होता है जिस अम्ल में हम किसी भी धातु को रखें, कुछ धातुएं ऐसा होता है जो संक्षारक अम्ल में रखें तो उसे गला सकता है। आप कहेगा किस धातु में? तो सोना भी, बिल्कुल सोना भी। आप देखिए, आप पढ़िएगा, एक अम्ल आ जाता है जिसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं, और एक्वारेजिया में अगर हम सोना को भी कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो सोना को भी गला देता है, तो प्रबल अम्ल है। और यहां पूछता है कि संक्षारक अम्ल कौन है, तो यहां पे तो एक्वारेजिया का चर्चा नहीं है, यहां पे सिर्फ कह रहा है कि संक्षारक अम्ल कौन है। और संक्षारक अम्ल वही होता है जो क्या करे? किसी धातु को, किसी वस्तु को क्या कर दे? संक्षारण, उसका संक्षारण कर दे, उसे नष्ट कर दे। तो इसमें क्या? मेथेनोइक अम्ल नहीं, मेथेनोइक अम्ल संक्षारक अम्ल नहीं है, एथेनोइक अम्ल नहीं है, सिट्रिक नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम H2SO4 के नाम से क्या होते हैं? जानते हैं। यही क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। जो आप देखे होइएगा, जो बैटरी होता है ना, उसी में क्या होता है? डाला जाता है। इसमें भी बहुत सारा इसका वेराइटी है, वही चीज बैटरी में डाला जाता है। इसका जो अधिक खतरनाक वाला जो होता है वो बैटरी में नहीं डाला जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, दही प्रतिदिन नहीं खाते हैं, लेकिन इन्हें मालूम है सर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब लोग भी बहुत स्टैंडर्ड हो गया है, बहुत सारे लोग देखिए अब दही नहीं खाना चाहता है। दही में जो अम्ल है वो अम्ल उसे चाहिए, लेकिन दही नहीं चाहिए, तो मेडिसिन से मिल जाता है। बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध है जो लैक्टिक अम्ल के लिए क्या करेगा? आपको आवश्यकता पूरा कर देगा। तो याद रहे दही में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल तो इमली में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरे में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहां? टमाटर में होता है। तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। यही क्या होता है? दही में पाया जाता है। और आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल की कमी है तो क्या दही खाइए, लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा? भरपूर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है क्या? H2Cl2 2HCl NaOH HCl NaCl। पहले समझिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, जब याद रहे, जब क्षार और किसको?
अम्ल को जब क्या करते हैं मिलाते हैं, जब क्षार और अम्ल को क्या करते हैं मिलाते हैं तो वहां से क्या बनता है, वहां बनता है नमक और क्या बनता है जल, उसे क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल को क्या करता हो निर्माण करता हो तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बना, नमक बन रहा है NaCl और ये क्या है जल है, तो हम कह सकते हैं सर जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मिथाइल ऑरेंज डालने पर रंग क्या होगा, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट के विलयन जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो उसका रंग क्या पीला होगा, लाल, हरा या नीला। तो आपको याद रखना होगा कि जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हम मिथाइल ऑरेंज को जब हम डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है विद्यार्थी, तो उसका रंग हो जाता है पीला। यसद पुष्प क्या है, देखिए जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या जेडनेस। तो सबसे पहले समझेंगे यसद पुष्प है क्या। तो देखिए जब जिंक को क्या किया जाता है हवा में, जब जिंक को हवा में जलाया जाता है तो सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, उसे हम यसद पुष्प कहते हैं। और इसका उपयोग कहां होता है, तो आयुर्वेद में जो त्वचा होता है, त्वचा के क्षमता को बढ़ाने के लिए, त्वचा के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम आयुर्वेद जो होता है यह इसी यसद पुष्प का क्या होता है उपयोग करता है। तो आपको समझ में आ गया वो यसद पुष्प क्या है। तो सर जब जिंक ऑक्साइड को हवा में जलाया जाता है तो सफेद रंग की चूर्ण प्राप्त होता है, उसे हम यसद पुष्प कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O या Al2SO4 3 5H2O, K2SO4 Al2SO4 3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी याद रखिए घबराना तो नहीं है, मन से पढ़िएगा तो सब कुछ मिलेगा, घबराइएगा तो सब घबरा जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, इत्मीनान से पढ़िए, सफलता आपको मिलेगा। तो जवाब हो जाएगा 41 का जवाब हो जाएगा विद्यार्थी ए हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, यानी कि जल में हम जब भस्म को क्या कर देंगे, जब घोल देंगे तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, लवण कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जल में घुलनशील भस्म, तो जब हम जल में भस्म को जब क्या करते हैं घोलते हैं तो क्या बन जाता है विद्यार्थी, क्षार बनता है। क्या बनता है, क्षार बनता है। और 42 का जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो 42 का जवाब हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा आयन विलयन को क्षारीय बनाता है, निम्नलिखित में कौन सा आयन विलयन को क्षारीय बनाता है, H+ आयन, OH- आयन या क्लोरीन पर जो निगेटिव आयन होता है या फिर सोडियम पे। तो आप कह सकते हैं सर OH-। क्या होगा सर, OH पे जब निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे तभी क्या करता है, या क्या करेगा, तो सर ये क्षारीय विलयन क्या कर देगा, बना देगा। एक चीज खूब ध्यान देने वाली बात है कि सर हमने देखा होगा सर जो सोडियम होता है किसी चीज पे प्लस होता है, ऑक्सीजन है किसी पे क्या होता है माइनस होता है, जिसे हम लोग धनायन और ऋणायन बोलते हैं। अगर समय है तो हम बता देते हैं कि सर किसी भी तत्व पे प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज क्यों होता है, कहां से प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। आगे आप पढ़िएगा सर, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम है, देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसके परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 10 है, कितना हो गया 11। और प्रत्येक तत्व की यह प्रवृत्ति होता है कि वो अपने अष्टक को क्या करे, पूरा करे। इसके लिए उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होता है। अब बताइए सोडियम, यह सोडियम इसे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो यह क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा विद्यार्थी, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यह दूसरे को क्या कर देगा, दे देगा। क्या कर देगा, दे देगा। तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, तो ये दे रहा है। सोडियम के अंदर लेने की प्रवृत्ति नहीं है, सोडियम के अंदर देने की प्रवृत्ति है। इसीलिए विद्यार्थी दे को रहा है, ए को दे रहा है, इसलिए सोडियम पर विद्यार्थी कितने प्लस होंगे, आपका 1 चार्ज हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है विद्यार्थी, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 6। देखिए इसे भी अपना अष्टक पूरा करना है, 8 को इससे भी चाहिए, लेकिन इसके पास तो है 6 को, चाहिए 8 को, है 6 को, 2 को आएगा कहां से, तो 2 को कोई होगा। सोडियम की तरह कोई है, बहुत सारा तत्व है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है। तो ऑक्सीजन को अपने अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कर्जा हुआ भाई। जब हम ले रहे हैं तो कर्जा ले रहे हैं, दे रहे हैं तो कर्जा दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो प्लस पॉइंट हमारे पास है, ले रहे हैं तो निगेटिव। इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज एक या फिर
2 गो, तो विद्यार्थी ध्यान रहे कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो आप कहिएगा सर 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और जब यह 2 गो इलेक्ट्रॉन जब लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पे कितने चार्ज हो जाएंगे? 2 को माइनस, नहीं तो इस पे क्या हो जाएगा? O पे -2E का कर देते हैं, हम लिख देते हैं। तो विद्यार्थी आप सभी को E अब बुझा गया होगा कि किसी भी तत्व पे प्लस आयन और माइनस आयन यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कहां से आता है, कैसे होता है। तो अब ऐसी समस्या होना नहीं चाहिए कि सर हमें नहीं समझ में आता है कि किसी भी तत्व पे प्लस होता है तो क्या होता है और माइनस कहां से चला आता है। तो अब समस्या नहीं होना चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा सर बी। अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन मुक्त होता है? अम्ल के जलीय विलयन में कौन से आयन मुक्त होता है? H+, OH-। देखिए यहां पे है ना सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं, तो विद्यार्थी का हो जाएगा आपका H+। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, यानी कि हमारे अमाशय में भी अम्ल पाया जाता है विद्यार्थी। अमाशय यानी कि हम लोग पेट में भी अम्ल पाया जाता है। अगर अम्ल न रहता तो फिर खाना का डाइजेशन अच्छा से नहीं हो पाता। तो हम क्या कहेंगे? अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल क्या सल्फ्यूरिक, बाप रे बाप गला देगा। नाइट्रिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। ताजे दूध का पीएच मान होता है लगभग में, देखिए ऐसे एक्चुअल में कहा जाए तो 6.4 से 6.8 के बीच होता है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है लगभग में कितना, तो आप कहेंगे सर इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति? आतिशबाजी समझते हैं ना, वही आतिशबाजी जो शादी विवाह के समय जब बरातवा आता है, रातवा देखते हैं जो परागवा खूब बजता है, तो क्या खूब रंग बिरंग के क्या होता है? आतिशबाजी होता है। वह हरिहर काहे होता है? या हाँ, हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण? क्या एस्ट्रोसियम, बेरियम या सोडियम मैग्नीशियम? तो विद्यार्थी याद रखेंगे सर कि बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग का होता है, आपको दिखाई पड़ता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल, 373 केल्विन बिल्कुल, अगर सेंटीग्रेड में कहे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगर केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन में जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका जवाब हो जाएगा 273 नहीं, आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो विद्यार्थी याद रहे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है, लिटमस का जो नेचुरली कलर जो होता है वह किस टाइप का होता है? लाल होता है, नीला होता है, बैगनी, गुलाबी। तो विद्यार्थी का होता है? बैगनी का होता है, बैगनी होता है। चलिए, इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कवर किया, अम्ल, क्षार और लवण। और मेरे प्यारे विद्यार्थी आप सभी को यह चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और हम बताना चाहते हैं अगर आपको वास्तव में समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों, अपने सागे संबंधी, आपके साथ जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनके पास पहुंचाएं, ताकि उनके भी इस एग्जाम के समय में, उनके तैयारी के कड़ी में हम लोगों का कुछ सहयोग हो सके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैप्टर में जुड़ने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए हम आप सभी के एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम करते हैं।